नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। ये कहानी वीरांगना रानी दुर्गावती की है। वे महोबा के प्रसिद्ध चंदेल वंश की वंशज और गढ़ाकटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी थी। उन्होंने बड़े साहस और कुशल नेतृत्व से मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना किया। उन्होंने अपने समय की कई अन्य महिलाओं की तरह दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। उनका नाम प्रचंड रूप वाली हिंदू देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया था। दुर्गावती स्वयं दुर्गा का मानव अवतार साबित हुई। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में हुआ था, जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित मध्यकालीन भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक था। यह उनके पिता रथ और महोबा के राजा एवं प्रसिद्ध चंदेलों के वंशज सालबान के नियंत्रण में था, जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था एवं महमूद गजनी के हमलों को भी रोका था। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि उनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा। 18 साल की उम्र में उनका विवाह गढ़ाकटंगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ, जिससे दो शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद जब इस क्षेत्र में सल्तनत के शासन के नाममात्र बचे अवशेषों को राजा यादवराय द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, तब मध्य भारत में गढ़ाकटंगा, जिसे बाद में गढ़मंडल के नाम से जाना गया, नामक एक छोटा सा साम्राज्य उभरा। राज्य का नाम गढ़ा नामक एक प्रमुख शहर और जबलपुर से 4 मील पश्चिम में स्थित कटंगा नामक एक गांव से लिया गया था। संग्राम शाह के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ यह राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर और दमोह जिलों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसमें रणनीतिक तौर पर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बनाए गए कुल 52 किले थे। दलपत शाह की मृत्यु वर्ष 1548 में हुई। उनके नाबालिग पुत्र वीर नारायण उनके उत्तराधिकारी बने। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की बागडोर संभाली। आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण उनके 2 सक्षम मंत्री थे, जिनकी सहायता से रानी दुर्गावती ने राज्य का प्रशासन किया और उसे इतना समृद्ध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी देकर कर का भुगतान करने लगे। उन्होंने अपने लोगों की सुविधा के लिए रानीताल, चेरीताल और आधारताल जैसे जलाशयों का निर्माण किया। वे शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करती थी और उन्होंने आचार्य विट्ठलनाथ को गढ़ा में पुष्टिमार्ग पंथ का एक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी थी। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उनका राज्य पूर्व से पश्चिम तक 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें नगर, शहर और मजबूत किले शामिल थे। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोग शामिल थे, जो गांवों में रहते थे। कुल 23,000 गांवों में से लगभग 12,000 सीधे रानी के अधीन थे, जबकि बाकी उनके जागीरदारों के अधीन थे। 20,000 घुड़सवारों, 1,000 युद्ध के हाथियों और पैदल सैनिकों की मजबूत टुकड़ी से लैस सेना की मदद से इस सब पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। एक समकालीन फारसी स्रोत तारीखे फरिश्ता के अनुसार दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को खदेड़ा था, जिन्होंने 1555 और 1560 के बीच उनके राज्य पर हमला किया था। अपने राज्य के एकीकरण के कारण रानी मुगल साम्राज्य के नजदीक आ गई। मुगल सम्राट अकबर अपने राज्य के विस्तार की तैयारी में लगा था। 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जल्द ही मुगल सेनापतियों ने रीवा और पन्ना के राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। केवल कुछ ही समय में वे रानी दुर्गावती के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। कारामानिकपुर के मुगल सूबेदार असफ खान ने रानी से मित्रता की और लोगों के बीच व्यापारिक संबंध बहाल किए। इस दौरान उन्होंने जासूसों के माध्यम से रानी की सेना और खजाने की जानकारी एकत्र की।
जल्द ही उन्होंने सीमावर्ती गांवों पर छापे मारने शुरू किए और 1564 में उनके राज्य पर हमला कर दिया। 10,000 घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और तोपखाने वाली एक बड़ी शाही सेना से लैस असफ खान गढ़ाकटंगा में चढ़ाई करके दमोह पहुंचे। रानी दुर्गावती के कुछ सैनिक देहात में तैनात थे, जबकि कुछ छुट्टी पर थे। उनके मंत्री आधार ने उन्हें किसी भी लड़ाई में ना पड़ने की सलाह दी। यह रानी को स्वीकार नहीं था और उन्होंने यह फैसला लिया कि हार और अपमान के साथ जीने से प्रतिष्ठा के साथ मरना बेहतर है। रानी ने मुश्किल से 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ना शुरू किया। पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करती हुई और रास्ते में पुरुषों को इकट्ठा करती हुई वे नरही नामक एक गांव में पहुंची। यह रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो एक तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ दो नदियों नर्मदा और गौर से। इस स्थान में प्रवेश और निकास दोनों ही बहुत कठिन थे। दुर्गावती ने यहाँ अपनी सेनाओं के साथ मोर्चाबंदी की। असफ खान कुछ समय के लिए रानी का ठिकाना पता लगाने में असमर्थ रहे, किंतु आखिरकार जब उन्हें पता चला तो वह नरही पहुंच गए। यह देखकर रानी दुर्गावती ने अपने सेनापतियों की एक बैठक बुलाई और कहा कि उनके लिए अधिक समय तक छिपा रहना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्हें लड़ना होगा। साथ में यह भी कहा कि यदि कोई उनके निर्णय से असहमत हो तो उस व्यक्ति को जाने दिया जाए। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि उनके 500 सैनिकों ने वहीं रुककर उनके आदेशों का पालन करने का फैसला लिया। अगले दिन मुगल सैनिकों ने घाटी के उन सिरों पर कब्जा कर लिया जो नरही की ओर जाते थे। रानी के युद्ध हाथियों के सेनापति अर्जुन दास भाई दर्रे की रक्षा करते हुए मारे गए। यह सुनकर रानी स्वयं अपने सैनिकों को युद्ध में ले गई। उस दिन उनकी रणनीति काम कर गई। उन्होंने अपने आदमियों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि दुश्मन दर्रे में प्रवेश कर सके। उसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को चारों ओर से उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उनकी छोटी सेना मुगलों को हराने में सक्षम रही और दिन के खत्म होने तक दुश्मन के 300 सिपाही मारे गए, जबकि अन्य सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। उसी रात उन्होंने युद्ध परिषद की एक बैठक बुलाई और मुगलों पर रात में हमला करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने से मुगलों को उनकी तोपें दर्रे के अंदर ले आने से रोका जा सकता था। हालांकि उनके सेनापति इसके लिए सहमत नहीं हुए। रानी की सोच सही साबित हुई, क्योंकि अगले दिन असफ खान अपनी बड़ी तोपों को दर्रे के अंदर ले आए। बहादुर रानी ने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। अपने कवच से लैस और अपने पसंदीदा हाथी सरमन पर सवार होकर वे और उनका बेटा अपनी सेना का नेतृत्व करके मुगल सैनिकों को लगभग 3 बार पीछे धकेलने में सक्षम रहे। लड़ाई दोपहर 3 बजे तक चलती रही, जब तक कि वीर नारायण बुरी तरह से घायल नहीं हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा, जबकि रानी तब तक लड़ती रही जब तक वे 2 तीरों से घायल नहीं हो गई। एक उनकी दाहिनी कनपटी में और दूसरा उनकी गर्दन में जा लगा। तीरों को बाहर निकालने के बावजूद वे बेहोश हो गई। होश में आने पर उन्होंने महसूस किया कि दिन बीत चुका था। उन्होंने अपने हाथी चालक आधार बघेला को उन्हें खंजर से मार डालने के लिए कहा। बघेला ने मना किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पेशकश की। रानी को एहसास हुआ कि वे बहुत दूर नहीं जा पाएंगे और जल्द ही दुश्मन के हाथों पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने अपना ही खंजर निकाला और अपने सीने में घोंप लिया। इस प्रकार 24 जून 1564 को बहादुर रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। उन्होंने दुश्मन द्वारा अपमानित होने के बजाय मृत्यु को गले लगाना उचित समझा। जबलपुर से करीब 12 मील दूर एक संकरे पहाड़ी दर्रे में उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि उनके कई अनुयायियों ने इसके तुरंत बाद ही मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन असफ खान को गढ़ा में अपनी स्थिति मजबूत करने में 2 महीने और लग गए। इसके बाद उन्होंने चौरागढ़ की राजधानी को घेरा, जिसे वीर नारायण ने अपनी बहादुरी से अंत तक बचाया हुआ था। अंत में वह अपने सैनिकों को किले से बाहर लेकर गए और लड़ते हुए मारे गए, जबकि महिलाओं ने जौहर किया। असफ खान ने राजधानी पर कब्जा किया और खजाने को लूटा।
असफ खान ने लूटे हुए खजाने को अपने पास रोककर अपनी स्वच्छंदता का दावा करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में अकबर के सामने उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। साम्राज्य को तब तक मुगल राज्यपालों द्वारा संभाला गया जब तक कि अकबर ने उसे वीर नारायण के चाचा और दलपत शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को सौंप दिया, जिन्होंने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया और भोपाल सहित कई क्षेत्रों को उनके अधीन मान लिया। रानी के साथ हुई मुगल मुठभेड़ को अबुल फजल, अकबर के इतिहासकार और अन्य फारसी लेखकों द्वारा प्रलेखित किया गया था। अबुल फजल ने दुर्गावती के बारे में यह लिखा था कि वे सुंदरता, अनुग्रह, मर्दाना साहस और बहादुरी का एक मेल थी। दुर्गावती बंदूक और तीर चलाना जानती थी और वे शिकार पर भी जाती थी। उनके बारे में यह कहा गया है कि अगर वे किसी बाघ की एक झलक भी देख लेती थी तो वे तब तक पानी नहीं पीती थी जब तक वे उसे मार न दें। दुर्गावती की कहानी को कई साल बाद ब्रिटिश कर्नल स्लीमैन ने भी लिखा, जिसमें उन्होंने रानी को गढ़ाकटंगा पर शासन करने वाले सभी संप्रभुओं में सबसे अधिक श्रद्धेय माना। जबलपुर में बरेला के निकट जबलपुर मंडला मार्ग पर रानी दुर्गावती का स्मारक नरिया नाला में ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां उनकी शहादत हुई थी। यहाँ हर साल 24 जून को एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसे रानी के सम्मान में बलिदान दिवस कहा जाता है। चौरागढ़ किला और मदन महल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया था और उनके नाम पर यहाँ के एक संग्रहालय का नाम भी रखा गया था। 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। 2018 में भारतीय तटरक्षक बल ने विशाखापट्टनम के अपने जिला मुख्यालय में ICGS रानी दुर्गावती नामक तीसरा तटवर्ती गश्ती पोत IPV चालू किया। हालांकि रानी का सबसे स्थायी स्मारक लोगों की सामूहिक स्मृति है, जिसमें उन्हें बहुत सम्मानित नजरों से देखा जाता है। उनकी कहानी गीतों और कथाओं का लोकप्रिय विषय बन गई है। इनके माध्यम से वे हर दिन लोगों के दिलों में जीवित रहती है। दोस्तों, रानी दुर्गावती की वीरता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।